हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक हम टॉपिक देखने जा रहे हैं जिससे जेईई मेंस में ऑलमोस्ट हर साल एक सवाल आता है। ये टॉपिक वैसे तो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से बिलोंग नहीं करता है, मल्टीपल चैप्टर्स में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आज हम उन सभी चैप्टर्स को एक जगह एग्लोमरेट करके, एक जगह इकट्ठा करके सारे कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड पूरे कर लेंगे। टॉपिक आप जैसा कि देख रहे हो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो इसको सुनते ही आप सभी के दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, एक सिंबल आता है कि सर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि म्यू एस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसकी यूनिट जो होती है दैट इज बीएम। बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। याद रखना, अगर कभी भी किसी सवाल में आपको बीएम लिख रखा हो या बोहर मैग्नेटॉन लिख रखा हो तो इसका मतलब ये गारंटीड है कि सवाल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। वेरी वेरी कॉमन, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n का मतलब क्या है, तो यहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर आपने किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया तो आप उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब जेई में कितने टाइप के सवाल आते हैं म्यूएस से रिलेटेड, आइए इसको जानते हैं। फिर हम जेई के पीवाईक्यूज करेंगे रीसेंट ईयर के। अगर हम बात करें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ म्यूएस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के आपके पास कई सारे फॉर्मूले, कई सारे टेक्निक हैं जो आपने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ रखा है। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले चैप्टर में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कह लो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह लो। इस चैप्टर से आप क्या करते हो, आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो फॉर अ गिवन एटम और मोनो एटॉमिक आयन। एटम या फिर मोनो एटॉमिक आयन, याद रखिएगा, इनके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी एटम या मोनो एटॉमिक आयन का आप निकाल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इस एटम या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। क्या काउंट करना होगा दोस्त? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं यूपीई लिख दे रहा हूं, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है वो आता है आपके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। कहां पे दोस्त? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अब मेंस क्या करता है ना, मेंस इनमें से किसी एक टॉपिक से, जैसे मैं 3 चैप्टर आपको यहाँ पे बताऊंगा जिससे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा जाएगा। मेंस क्या करता है, इसमें से किसी एक टॉपिक से उठा के सवाल आपके सामने रखता है, पर एडवांस क्या करता है, तीनों को एक साथ इकट्ठा करके सवाल आपके सामने रखता है। तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकालना सीखा था। कहां पे सर? तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, एमओटी में आपने म्यू एस निकालना सीखा था। कहां पे सर? एमओटी में। आप क्या करते हैं सर, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, एमओडी जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपीई। इसको यूपी लिख देता हूं, तो आप क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं बाय ड्राइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करके फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाइज की म्यू एस बराबर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट। तीसरा टॉपिक जहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। या आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये कैसे आएगा सर, ये सवाल कहां पे आता है? तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको दे रखा होगा कॉम्प्लेक्सेस। मतलब आपसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका किसका पूछा जा सकता है, तो पहले ये सुनिए, या तो एटम या मोनो एटॉमिक आयन का पूछा जा सकता है। दूसरा, आपसे किसी मॉलिक्यूल का पूछा जा सकता है। जब किसी मॉलिक्यूल का पूछे, जैसे कि O2 का पूछ दिया, जैसे कि N2 का पूछ दिया, जैसे कि H2 का पूछ दिया, तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे खेलेंगे। और तीसरे की अगर हम बात करें, अगर आपसे किसी कॉम्प्लेक्स का म्यूएस पूछा, किसी कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, तो आप क्या करेंगे सर, इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFT के अकॉर्डिंग, आप इसमें CFT के अकॉर्डिंग इसका डी ऑर्बिटल डी स्प्लिटिंग करके आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स डी स्प्लिटिंग करने के बाद आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे
और फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख रखे हैं तो मैंने वीबीटी से बताया है कि वीबीटी से कैसे ट्रिक हम यूज करके वीबीटी से ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, सारे लिस्ट ऑफ पॉइंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे समाधान को दिमाग में रखते हुए। तो यहां से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद फिर से आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, और जैसे आपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट किया, इसकी गारंटी है कि आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे आते हैं, देखते हैं कुछ सवाल जेईई मेंस के। देखिए, जैसे कि पहला सवाल जेईई मेंस का सवाल ये पूछा है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड spin only magnetic moment in Bohr magneton among all the transition metal complexes। अब सभी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हाईएस्ट वैल्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की कितनी हो सकती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इसमें सर डी ब्लॉक एलिमेंट में कॉम्प्लेक्सेस में D0 से लेकर के D10 तक जा सकता है। आपको अगर म्यूएस को मैक्सिमम करना है, म्यूएस को मैक्स करना है, तो म्यूएक्स को मैक्स करने के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को मैक्स करना पड़ेगा। और 5d ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? तो आप बोलोगे सर D5 कॉन्फ़िगरेशन ले लो और इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड ले लो जो सिंगली ऑक्यूपाई करेगा सभी ऑर्बिटल को। इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए म्यूएस की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से सुनिएगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए म्यूएस की वैल्यू होगी n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो यह आ जाएगा √5 इंटू 7, दैट इज √35। और √35 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपके पास 5.92 आएगा। अब एक मैजिक ट्रिक आपको देता हूं, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी, जिनको नहीं पता है वो ये बात सुने। अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है और बोर मैग्नेटॉन में वैल्यू निकालनी है, या अगर कभी आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पता है और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए गधों की तरह कैलकुलेट नहीं करते हैं। याद रखना, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n है तो जो म्यूएस की वैल्यू होगी ना, म्यूएस की 2 पार्ट होगा। एक तो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा जिसको IP कह रहा हूं, और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा जिसको FP कह रहा हूं। जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए इंटीग्रल पार्ट है 5 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.92। इसके लिए इंटीग्रल पार्ट है 6, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.93। इसके लिए इंटीग्रल पार्ट है 0.3 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.87। इंटीग्रल पार्ट है 4, फ्रैक्शनल पार्ट है 90। आप क्या करो, सीधा इंटीग्रल पार्ट को नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल दो। इसका मतलब अगर ये आंसर आएगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, अगर ये आएगा तो 6 है, अगर ये आएगा तो 3 है, और अगर ये आना चाहिए तो 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि D5 ही वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हो सकता है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। ये हमारा सही जवाब हो गया। ये पहला सवाल जेईई मेंस 2019 का। आगे आते हैं, अगला सवाल है जेईई मेंस 2021 का। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक आयरन एटॉमिक। अब देखो, ये जो सवाल था ये कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सवाल था। कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सवाल होने के कारण यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला रूल लगेगा, वीबीटी आपको तैयार करनी होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक आयरन की बात कर दी, एटम की बात की, तो हमें क्या करना है, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही खेलना है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इतना। अब ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन के बाद 4s2 3d6। अब 3d6 में आप देख लिया आपने कि अच्छा d6 है, क्योंकि 4s2 तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो d6 में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4। इसका मतलब आंसर 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, और देखते ही मैंने एक लाइन में आंसर टिक कर दिया, आगे कुछ भी नहीं किया सर, आंसर 4 पॉइंट समथिंग ही होना चाहिए। इसके बाद आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी रिलेटेड है, अगला सवाल जेईई मेंस 2021 का है। सवाल है कि द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स स्पिन ओनली वैल्यू फॉर स्पीसीज दिस एंड दिस। अब आप इन तीनों में जब देखोगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा ये तीनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, और कॉम्प्लेक्स के लिए हम वीबीटी का यूज करते हैं, वीबीटी प्लस लिगेंड्स का, या आप कह सकते हो CFT का यूज करके ये सारी बात हम करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और यहाँ पे मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1।
सबसे पहले अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज D6 है, मतलब मैंगनीज, ओ सॉरी गलत बोला मैंने, मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 होने का मतलब मैंगनीज के पास, अब देखो डी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, ट्रिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास 3D सीरीज का एलिमेंट है ना, अगर आपके पास 3D सीरीज का एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्त, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो बराबर का मतलब ये नहीं कि इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर का मतलब इन दोनों सम को आप जोड़ दो, ऐड कर दो, इनको क्या करो, ऐड कर दो। तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, आप बोलोगे 2 + 5 दैट इज 7। उसी तरीके से अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, आप बोलेंगे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ। तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, 27 होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। और कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो 2 + 7 दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके डी शेल में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट के बाद फिर उसके बाद आ गया आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसके पास 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डी शेल में, 4s खाली हो जाता अगर ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता। अब हमारे पास मैंगनीज है +6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है, खत्म। अब देखो सीधा अगर मैं इसको देखूं, D1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसके पास 1 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसमें नहीं है दोस्त, इसमें नहीं है दोस्त, इसमें है। मैंने एक ही ऑप्शन देखा और टिक कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एक ही ऑप्शन देखा मैंने, टिक कर दिया। क्लियर है? आगे आते हैं। इसमें कुछ बच्चों को डाउट ये हो सकता है कि सर कोबाल्ट के साथ तो ऑक्सलेट है। याद रखना कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट और वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोबाल्ट 3+ के साथ, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सलेट और वाटर ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे 0 आया है। आगे बढ़े क्या? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी सिंपल है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो डाइवेलेंट आयन है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर एज अ लिगेंड काम करेगा। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 29 का मतलब है दोस्त कॉपर। कॉपर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 29 मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डी, अभी आपको ट्रिक पता है भैया, 2 + 9 दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे बोला है डाइवेलेंट, डाइवेलेंट का मतलब है कॉपर चाचा, कॉपर 2+, कॉपर 2+ का मतलब ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। और डी शेल में अगर 9 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, अच्छा 11 इलेक्ट्रॉन डी शेल में कैसे होंगे, ये तो सर धोखा हो रहा है। तो कोई बात नहीं सर, आप क्या करो 10 इलेक्ट्रॉन डी में डाल दो और बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे 3D में डाल दो, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन को 4s में डाल दो। ऐसे तो समझ रहे हो दोस्त। तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन को अगर डी शेल में भरते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन को अगर डी सब शेल में भरते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। मतलब इसका जो बोर मैग्नेटॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आएगा सर, अब आपको पता है √n × n+2, तो वैल्यू हो गया √1 × 3। और √3 की वैल्यू आप सभी ने याद कर रखी है क्लास 9th में जब हम प्रूव करते थे, प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। उस टाइम पे रैशनल इरैशनल पढ़ते थे तो ये सारी चीजें याद है। दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन इज आवर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1.73। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन, इट मे बी, इट होगा यहाँ पे, इट मे बी 9 अप्रैल 2019 सवाल ये आया। इस सवाल की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक चेंज है। अभी तक हम जो भी कर रहे थे 2 जगह से हमने देखा था, या तो एटम से या आयन से या फिर कॉम्प्लेक्स से। पर ये सवाल जो पूछा गया है, ये सवाल आपका मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया। ये सभी मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मतलब है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मतलब है मेरे दोस्त कि यहाँ पे हमें MOT से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो पूरा बनाने से रहा मैं, मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इतना पता है कि जब O2 बनता है तो O2 के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं O2 के बाद O2+ बनाऊं तो O2+ के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ सर, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो तुम गधों की तरह ऐसे मत करने लगना n × n+2, काहे कि गणित के विद्यार्थी हो ना, तो मजा आएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में। बराबर इतना, फिर बोलोगे कि n × n+2 जो है
वो हो जाएगा 1.73 का होल स्क्वायर। अबे स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है दोस्त, दिमाग लगाना, जुगाड़ लगाना है। इंजीनियर बनने जा रहे हो, समझे? तो सीधा दिमाग लगाएंगे कि भैया होल नंबर जो है यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट जो है वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक। अच्छा O2 प्लस किया इससे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। हाँ सर, मतलब O2 प्लस आंसर में है तो चलेगा, O2 प्लस आंसर में है तो चलेगा। अच्छा एक चीज और देखो, O2 के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब O2 के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो 2 पॉइंट समथिंग। O2 अगर आंसर में है, केवल O2, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन तो आंसर नहीं हो सकता। इसमें तो O2 माइनस है, इसमें O2 है गलत, इसमें O2 है गलत, इसमें O2 है गलत। आपको देखो आंसर मिल गया सर, सॉल्व भी नहीं किया भाई पूरा। इस तरीके से जेई के सवालों को करते हैं। वैसे अगर मान लो यहाँ से मैं O2 माइनस करता तो O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है पाई एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता, अभी भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। आई होप ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक इस सेशन में जुड़े हैं तो आई कैन गारंटी यू ये सवाल आने वाला है जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी बहुत चांसेस है सवाल के आने का। तो दैट वे यू कैन एंश्योर 4 मार्क्स इन जेई मेंस। दैट्स ऑल वी हैव फॉर द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहे।